तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर सभी के मन में अलग अलग विचार होते हैं और कुछ लोग इन्हें मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते। आखिर किस पर विश्वास किया जाए, ये एक व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम काल्पनिक तो मानते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता हमसे छुपी हुई होती है। आज हम ऐसी एक कहानी के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर अच्छे लोग कांप उठते हैं। कहते हैं कि आज भी इस रोड के ऊपर कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिसके बाद लोग सफर नहीं करते। रोड इतना वीरान और डरावना है कि उससे गुजरने वाला हर एक इंसान डर से सहम जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सा है ये रोड और इसके ऊपर आखिर क्यों भूत प्रेत के होने का दावा किया जाता है। अजमेर का नेशनल हाईवे नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। वैसे तो राजस्थान जैसी जगह पर भूत प्रेत और देवताओं के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर भूत प्रेत के साथ साथ देवताओं को भी काफी मान्यता दी जाती है। जहाँ पर आज सभी राज्य अपनी धार्मिकता को खोते जा रहे हैं, वहीं एक राजस्थान है जो अपनी स्थिरता को आज भी बनाए हुए है। ये कहानी सन 2004 की है। ये वो साल था जब मैंने अपनी जिंदगी और मौत को एकदम करीब से देखा था। मैंने सुना था कि जिंदगी में हर एक बार ऐसी चीज से रूबरू हो जाते हैं जिसके बाद हमें लगता है कि हम अपनी मौत से बस बाल बाल बचे हैं, और ऐसा काफी बार होता है कि हम मरते मरते बच जाते हैं। लेकिन मैंने तो मौत के मुंह से अपने आप को बचाया था। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं राजस्थान में किसी काम से गया हुआ था। प्राइवेट होने की वजह से उस काम को तो मैं आपके सामने शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि यह मेरा पारिवारिक मामला था, जिस वजह से मैं इसको किसी भी शख्स के सामने जाहिर नहीं करना चाहता। उन दोनों में इसी के चलते राजस्थान के अजमेर में गया हुआ था। वहाँ पर अच्छी खासी पहचान बनाने के बाद मैं 3 दिन तक राजस्थान के अजमेर में घूमा और उसके बाद बीकानेर से होता हुआ जोधपुर के लिए निकल गया था। लेकिन फिर मुझे वापस से अजमेर में ही आना था। अजमेर में मुझे अर्जेंट काम पड़ गया था और उसी के चलते मैं 3 दिन पहले यहाँ पर आकर टपक गया था। इन 3 दिनों के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा घुमाई कर ली थी और अब मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अब मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मैंने उम्मीद तक नहीं की होगी और जिसके बारे में मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा तक नहीं था कि आगे मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जिसका नाम प्रदीप था। प्रदीप जाट परिवार से बिलोंग करता था। मुझे भी प्रदीप के साथ साथ एंजॉय करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस वक्त मैं और मेरा दोस्त प्रदीप हम दोनों काफ़ी एंजॉय करते हुए अजमेर की तरफ निकल रहे थे। लेकिन बीच में हमारे साथ ऐसा ही हुआ जैसा मुसाफिरों के साथ होता है, यानी कि हमें काफ़ी ज़ोर की भूख लगने लगी थी और भूख के चलते अब मुझे कुछ खाने का मन करने लगा। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ खाने के लिए इधर उधर कोई ढाबा ढूंढता हूँ। उस वक्त मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुँचा था तो मुझे रुकने में कोई दिक्कत नहीं थी और ऊपर से मुझे राजस्थान की सड़कों पर घूमते हुए काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। फिर कुछ देर तक तो मेरा दोस्त प्रदीप इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कोई भी ढाबा नज़र नहीं आ रहा था। अब हम दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी थी, जिस वजह से हमारा मन हताश होने लगा। और तभी प्रदीप चिल्लाते बोला, अरे भाई वो देख, उस तरफ एक ढाबा है। और इतना कहते ही मैंने अपनी नज़र उस तरफ घुमाई और जैसे मैंने अपनी नज़र घुमाते हुए उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर एक बड़ी सी लाइट लगी हुई थी और उसकी लाल लाल रोशनी से सड़क की चीज़ें नज़र आ रही थी। सड़क के बगल में एक पेड़ बना हुआ था और सामने की तरफ से खड़े हुए बड़े बड़े साधन मुझे नज़र आ रहे थे। और इसी बीच मेरे दोस्त प्रदीप ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, भाई वो देख, मुझे वहाँ पर कोई ढाबा नज़र आया है। इतना सुनते ही मैंने अपनी गाड़ी को तुरंत ही ब्रेक लगा दिया। दरअसल वो ढाबा हमसे पीछे छूट गया था, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। हमें एक बात समझ में नहीं आई कि हम अभी अभी तो वहीं से होकर निकले थे और हमने उस तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी दिया था, लेकिन वो ढाबा नज़र क्यों नहीं आया था। यही सब सोचते हुए मैंने प्रदीप को घूरते हुए देखा तो उसे भी काफ़ी अजीब लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, शायद हमारी नज़र धोखा खा गई होगी, और यही सोचकर मैंने अपनी गाड़ी को वापस से मोड़ दिया। मैंने देखा कि उस सड़क के ऊपर काफ़ी कम गाड़ियाँ गुजर रही थी। हैरान की बात तो ये थी कि वो एक नेशनल हाईवे था और इसके बावजूद भी वहाँ से गाड़ियों का कम गुजरना कहीं ना कहीं ये कोई गड़बड़ की निशानी हो सकती थी। पहले तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था,
लेकिन जब मैं यहाँ से गाड़ी को वापस पीछे की तरफ घुमा रहा था तो उस वक्त मुझे इस चीज का ख्याल आया कि आखिर इस सड़क के ऊपर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों नहीं है। लेकिन अब इन चीजों पर ध्यान देना उतना ठीक भी नहीं था, इसलिए मैंने इस चीज को इग्नोर कर दिया और फिर उसके बाद मैं चुपचाप अपनी गाड़ी को घुमाकर उस ढाबे के पास पहुंचा। ढाबे के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि वो ढाबा हमें इसलिए नजर नहीं आया था क्योंकि उस ढाबे का तो चेहरा ही दूसरी तरफ था, जिस वजह से हम उसे देख नहीं पाए थे। तब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमें ढाबा नजर क्यों नहीं आया था। उसके बाद मैं अपने छोटे छोटे कदमों के साथ गाड़ी से नीचे उतरा और फिर उसके पास पहुंच गया। जैसे मैं उस ढाबे के एकदम पास पहुंचा तो वहां पर बैठे एक आदमी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, इस तरह अंदर क्यों घुसे जा रहे हो, होश में तो हो ना। उस आदमी की बात सुनकर मेरे शरीर के अंदर करंट सा दौड़ गया और मैं उसकी तरफ घूरते हुए देखने लगा। पता नहीं क्यों लेकिन वो आदमी भी मुझे अजीब सी नजर से देख रहा था और मैं भी उसे थोड़ी गुस्से वाली नजर से देख रहा था। फिर उस आदमी ने कहा, भाई साहब वो रेस्टोरेंट का गुप्त ऑफिस है और उसके अंदर आप इस तरह नहीं जा सकते। तभी मैंने देखा कि मैं गलती से ऑफिस वाली जगह पर आ गया था, लेकिन एक बार फिर से एक बात मेरे दिमाग में खटकने लगी कि रेस्टोरेंट के अंदर ऐसी कौन सी ऑफिस होती है जिसको लोग ऑफिस के नाम से पुकारते हैं। अब फिर से मेरा दिमाग चक्कर काटने लगा और मुझे समझ में आने लगा कि राजस्थान सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है और उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा घूमा और उस आदमी से बोला, अरे सॉरी भाई साहब, वो गलती से मैं इधर चला आया। इतना कहने के बाद मैं अपने दोस्त प्रदीप के साथ टेबल पर जाकर बैठ गया। मैं टेबल पर बैठा ही था कि तभी मेरे दोस्त प्रदीप ने कहा, भाई मैंने सुना है कि यहाँ से आगे जाने वाली सड़क कुछ ठीक नहीं है। इतना कहते ही मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात करते हो यार, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब कहने की बातें हैं और वैसे भी ये राजस्थान है, यहाँ पर लोग कुछ भी बोल देते हैं। मैंने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, नहीं साहब जी, सच में यहाँ पर कुछ अजीब रहता है। कुछ दिन पहले मेरे भाई की भी यहाँ पर बुरी दशा हो गई थी, उसका शरीर अचानक से जकड़ गया था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था और तब से आज तक उसकी आवाज़ नहीं लौटी, उसका गला बैठ चुका है और अब वो बोल भी नहीं सकता। एक पल के खातिर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि शायद वो आदमी बकवास कर रहा है और हमसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा है। वैसे भी यहाँ के सर्वेंट को अमीर लोगों से बात करने का कोई ना कोई तो बहाना चाहिए होता है, इसलिए मैंने कहा, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अपना काम करो। और फिर इतना बोलकर मैंने अपनी नज़र घुमा ली, लेकिन वहाँ पर खड़े कुछ लोग हमारी तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो हमारी मौत का तमाशा देखने वाले हैं, लेकिन उसके बाद मैंने उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद मुझे कुछ लोग आते हुए नजर आने लगे जो अभी अभी इसी रेस्टोरेंट की तरफ चले आ रहे थे। उन्हें देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। फाइनली हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी था। उसके बाद खाना वाना हो जाने के बाद मैंने वहाँ पर पेमेंट कर दी और फिर उसके बाद वहाँ से निकलने वाले थे कि तभी उस ढाबे पर बैठे मैनेजर ने कहा, भाई साहब ये जो हमारा सर्वेंट आपको बोल रहा था इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये आदमी हमेशा झूठ नहीं बोलता, इसकी बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई छुपी होती है और मैंने भी कई बार महसूस किया है कि इस रोड के ऊपर कुछ अजीब सा होता है। मैनेजर की बात सुनते हुए मैंने कहा, अबे भाई साहब मैं आपको पागल लगता हूँ क्या जो इस तरह की बातों पर विश्वास करूँगा। और फिर इतना कहने के बाद मैंने उससे मुंह मोड़ लिया और फिर वहाँ से निकल गया। कहते हैं कि हमारे लिए कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा बेशर्मी वाली हो जाती हैं जिस पर हम विश्वास नहीं करते और हम उन चीज़ों की उलझन में फंस जाते हैं। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त प्रदीप हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। रास्ता सच में काफ़ी सुनसान था, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं था जो कि लोग बता रहे थे। मैं आराम से गाने सुनते हुए आगे के रास्ते को काट रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी के ब्रेक के अंदर कोई हलचल हुई है। जब मैंने ब्रेक लगाने की फिर से कोशिश की तो गाड़ी के अंदर एक आवाज़ आने लगी और उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं और अब गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह मैंने एक्सीलेटर को कम किया और फिर गाड़ी की स्पीड को एकदम कम कर दिया। गाड़ी स्लो होने के बाद अब गाड़ी रुकने ही वाली थी कि तभी मुझे सामने से एक बहुत ही बड़ी ट्रक आती हुई नजर आने लगी जो काफ़ी स्पीड में आ रही थी और अगर उसने हमारी गाड़ी को कुचल दिया तो फिर हमारी मौत पक्की थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि गाड़ी का कंट्रोल मेरे हाथों से खो चुका था और मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें ले रहा हूँ, लेकिन तभी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एक रोशनी ने मेरी आंखों में जलन महसूस करवा दी और फिर उसके साथ ही मेरी आंखें बंद हो गई।
मेरे गले और मेरे कलाई में मुझे बहुत ही जोर की जलन होने लगी और उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो ट्रक हमसे काफ़ी आगे गुजर चुकी थी और हमारी गाड़ी सड़क के बगल में चल रही थी। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अभी भी हमारी गाड़ी एकदम सही सलामत थी, लेकिन दूसरी बार जब मेरी नज़र फिर से सामने की तरफ पड़ी तो मुझे सड़क के बीच में एक औरत नजर आने लगी जो अपने हाथ से गाड़ी के रोकने का इशारा कर रही थी। और इस बार जब मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो हमारी गाड़ी एकदम से रुक गई और फिर जैसे मैंने उस औरत के सामने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया तो मैं विंडो से झांकते हुए बोला, अरे मैडम जी, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? तभी उसने कहा, वो क्या है कि मैं अपने मायके आई थी और मुझे आज काफ़ी लेट हो गया है और कोई साधन भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए ना, इतनी देरी हो गई है मुझे, लेकिन इसके बाद भी कोई रात को लिफ्ट नहीं देता। उसने इतना कहा ही था कि तभी मेरे दोस्त की हालत एकदम से खराब होने लगी। उसकी हालत को इस तरह खराब होता देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने इशारा करते हुए कहा, अबे साले उसके पैर देख। और फिर जैसे मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और तभी हमें सामने की ओर से एक और विशाल ट्रक बहुत ही तेजी से अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। मैंने देखा कि उसके ऊपर चुड़ैल का पूरा झुंड सवार था। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर उखड़ा हुआ था तो किसी की मुंडी नीचे की तरफ लटकी हुई थी। मैं समझ गया था कि सच में ये सड़क पूरी तरीके से हॉन्टेड है। अब तक मेरी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे दोस्त प्रदीप ने कहा, यार जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी गाड़ी को भगाने की कोशिश करो। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया, लेकिन अभी मुझे फिर से अपने गले और अपनी कलाई पर बहुत ही तेज जलन होने लगी। जब मैंने अपने गले को टटोला और अपने हाथ को टटोला तो मुझे याद आया कि मम्मी हमेशा मेरे शरीर के ऊपर भगवान का कोई ना कोई धागा बांधती रहती थी जिसे वो ताती के नाम से पुकारते थे। यानी कि मेरी मम्मी की सारी चीज़ें आज मेरी जान बचाने के काम आने वाली थी। तभी मैंने भगवान का काफ़ी शुक्रिया अदा किया और उसके बाद हम दोनों उस हॉन्टेड सड़क से बाहर निकल गए। उस सड़क से बाहर आने के बाद हमारी सांस में सांस आई। सच कहूँ तो उस दिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आज भूत प्रेत से लड़ झगड़ कर आया हूँ। मेरा पूरा शरीर अभी भी पूरी तरह से कांप रहा था और डर के मारे मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मैं इतनी बुरी अवस्था में था कि आज से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरीके के हादसे को महसूस नहीं किया था। मगर आज भी जब मैं उस अजमेर की सड़क के बारे में सोचता हूँ तो मुझे फिर से वही चीज़ें याद आने लगती हैं और डर के मारे मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। मेरा काम तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी उस सड़क के ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि अब मेरी जो हिम्मत थी वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी और अब मैं चाहकर भी राजस्थान नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही मेरे मन में राजस्थान जाने का ख्याल आता है तो उस सड़क की वो मनहूस यादें मेरे दिमाग को फिर से भटकाने लगती हैं और अब मैं डर के मारे कभी भी राजस्थान जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।